सबसे पहले मुझे इस मशीन को रजिस्टर करना है। किसी भी लिनक्स की मशीन को रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है वो आपको मैं बता रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो आपको जाना पड़ेगा, कहां पे जाना पड़ेगा भाई? रेडिट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और रेडिट की वेबसाइट पे जैसे मैं गया हूं, यहाँ पे reddit.com, आप भी चले जाएं। जब आप reddit.com पे जाएंगे तो reddit.com में लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा, आप भी लॉगिन कर लें। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूं तो मेरे पास लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं लॉग आउट कर दूंगा तो मेरे पास लॉगिन का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने उसको लॉग आउट किया है, उम्मीद है कि लॉग आउट हो जाएगा। इंटरनेट तो चल रहा है, तो दोबारा जो है वो मैं उसे लॉगिन करूंगा, या ये कह लेंगे मैं दोबारा जाऊंगा reddit.com पे, तो मुझे उम्मीद है कि मैं रेडिट पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी आ गया है, ये देख लें आप, यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन आ गया है। तो मैंने यहाँ पे मेरा अकाउंट है, मैंने उस अकाउंट से लॉगिन कर लिया। ये जो मैंने लॉगिन किया है, इस लॉगिन के ऊपर, इस अकाउंट के ऊपर जो मैंने लॉगिन किया है, इसके ऊपर मुझे सब्सक्रिप्शन मिली हुई है। ठीक है, तो मैं इस पे चला गया और यहां जाके मैं चला गया जनाब कस्टमर पोर्टल पे। कस्टमर पोर्टल, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको रेडिट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और बना के फिर आप 30 डेज के लिए रेडिट का ट्रायल ले सकते हैं। 30 डेज के लिए आप रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन उस 30 डेज में आपको पैकेजेस की अपडेट वगैरह तो मिल जाएगी। सपोर्ट के ऊपर जो टिकट का सिस्टम है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहलाता है सेल्फ सपोर्ट। मतलब आपने कहा कि मुझे रेडिट को चेक करना है, अपडेट करके देखना है, ट्रायल मुझे दे दें, तो उस ट्रायल के दौरान आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आप सपोर्ट पे टिकट ओपन नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, अब ये ऑप्शन आ गया मेरे पास। यहाँ पर एक ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन का, मैंने इस सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो सब्सक्रिप्शन मेरे पास खुल जाएगी। वो मुझे बताएगी कि आपके पास कौन सी सब्सक्रिप्शन है। मेरे पास कितनी एक्टिव सब्सक्रिप्शन है, लिखा हुआ है आपके पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन 1 है। वो जो एक्टिव सब्सक्रिप्शन है, अगर उसकी डिटेल लेना चाहूं तो मैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि आपके पास जो एक्टिव सब्सक्रिप्शन है वो कब से कब तक की है और उसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। उसने कहा आपको रेडिट की डेवलपर सब्सक्रिप्शन मिली हुई है। डेवलपर सब्सक्रिप्शन क्वांटिटी में 1 है और आपने 0% यूज किया, यानी कि अभी आपने यूज ही नहीं की, और वो आपको 27/11/2020 को वो एक्सपायर हो जाएगी। उस वक्त आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। मैं रिन्यूअल करने के लिए कोई पैसे नहीं देता, ये डेवलपर की सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखी है और उसके लिए मैं कोई पैसे नहीं देता, ये मुझे मिल जाती है। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या क्या चीजें मुझे मिलती हैं, अगर मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूं तो मेरे सामने उसकी भी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, और जनाब ये उसने मुझे बता दिया कि डेवलपर की सब्सक्रिप्शन है 1 है, और उसमें जो है वो आपको 16 जो है वो आपको मशीन्स हैं जो आप रजिस्टर करा सकते हैं। 16 0% अभी यूज हो रही है, और उसके अलावा जो है वो उसमें आपको सेल्फ सपोर्ट मिलती है, फोन की सपोर्ट, वेब की सपोर्ट, अपडेट सपोर्ट नहीं मिलती। अपडेट की भी सपोर्ट नहीं है, बस रेडिट के नेटवर्क की सपोर्ट मिलेगी। सही है जी। अपडेट का मतलब है कि आप 7.5 से 7.6 पे जाना चाहें तो वो आपको नहीं देगा। और उसमें जो जो प्रोडक्ट्स मुझे मिलती हैं, जिन प्रोडक्ट्स को मैं यूज कर सकता हूं, जो मुझे प्रोवाइड की गई हैं, वो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनके नाम लिखे हुए आ रहे हैं। मतलब मैं अगर चाहूं कि reddit.net रेडिट के लिए यूज करूं तो मुझे मिल जाएगा। रेडिट का लोड बैलेंसर मुझे मिल जाएगा, रेडिट का हाई अवेलेबिलिटी का सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा, रेडिट फॉर एसएपी का सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मैं इस उसमें यूज कर सकता हूं। ये मुझे मिल जाएंगी सारी प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं। RHEL फॉर SAP HANA, RHEL फॉर SAP HANA, रेडिट एनसेबल। ठीक है, ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे मिल जाएंगी। इसमें कहीं पे MySQL भी है, अगर मुझे देखना होगा
तो मैं जनाब क्या करूंगा, कंट्रोल F करूंगा और कहूंगा भाई माई MS SQL है यहाँ पे कहीं, बोला उसमें नहीं है भाई, MS SQL नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके पास। खैर, तो मैंने जनाब आपको ये दिखा दिया कि इसमें ये सारी चीज़ें जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। सही है जी। अब मैं गया अपनी मशीन पे और मशीन पे जाने के बाद मुझे ये GUI मशीन है, मैं इस पे गया और यहाँ जाने के बाद मैंने अब उसका पासवर्ड डाला, इस मशीन का नाम देखा, नाम क्या है, उसने कहा ये इस मशीन का नाम है। मैंने इस मशीन का नाम चेंज कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि नाम चेंज करूं, बस वैसे ही मैंने नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया RHEL SRV1 या RHEL GUI.nds.com.pk। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसका नाम ऐसा रखूं, ये मैंने रख दिया। और जब मैं चेक करूंगा होस्ट नेम CTL के अंदर स्टेटस लूंगा या नहीं भी करूंगा तो सिंपल अगर ये कमांड लिख दूंगा तो उसने मुझे बताया कि आपकी मशीन का नाम ये हो गया है। अब इस मशीन को रजिस्टर कराना है, इसको भी कराना है, और ये भी एक मशीन है, इसको भी रजिस्टर कराना है। इसका नाम क्या है, होस्ट नेम लिखा लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन है, मतलब इसका नाम लिखा हुआ सेट नहीं किया हुआ हमने, इसको मैंने कहा RHEL CLI.nds.com.pk। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका नाम वही रखें जो आपके ईमेल एड्रेस का भी नाम है, मैंने इसका नाम ये रख लिया। पहली चीज़, नाम ऐसा क्यों रखा है, नाम ऐसा इसलिए रखा है कि जब मैं यहाँ जाऊँगा अपनी रेपोजिटरी अपने जो है वो रेडिट के पोर्टल पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे सिस्टम्स के नाम नज़र आते हैं, तो सिस्टम्स के नाम नज़र आएंगे, मुझे पता होगा ये मेरे कौन कौन से सिस्टम्स हैं। अभी आपको यहाँ पे सिस्टम्स के नाम नज़र आएंगे, मैंने इससे पहले जो भी सिस्टम रजिस्टर कराए होंगे वो सिस्टम यहाँ पर आ रहे होंगे। एक मशीन आ रही है जिसका नाम है RHEL GUI.onwire.pk, ये एक आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रेड हुआ हुआ है, मतलब ये अभी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ तो मैंने इसको कहा कि इसको रिमूव कर दो, रिमूव वन सिस्टम, ये सिस्टम मेरा नहीं है। जब आप अपनी मशीन को, समझिएगा मेरी बात, आपने लाइसेंस लिया कितने लिए, एक। मशीन रजिस्टर कराएं कितनी, 2। तो रेड हैट जब अगली दफा रिन्यूअल आएगा आपके पास तो वो बोलेगा भाई तुम्हारे पास, तुम तो 2 चला रहे हो, तुम्हारे पोर्टल पे तो 2 रजिस्टर्ड हैं। तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर किया और अनरजिस्टर्ड कर लिया, रजिस्टर किया अपना काम किया, अनरजिस्टर्ड कर लिया। समझ आई बात या नहीं आई, आ गई ना भाई। अब यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है, 0 to 0 आइटम ये लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं गया अपनी मशीन पे, CLI वाली मशीन पे ये चेक किया क्या ये पिंग कर रहा है google.com को, नहीं पिंग कर रहा। जब जाहिर है इंटरनेट पे जाने के लिए तो पिंग करना जरूरी है, क्या ये पिंग कर रहा है google.com को, हाँ जी ये पिंग कर रहा है। जब ये पिंग कर रहा है तो ये तो चला जाएगा गूगल पे, लेकिन CLI वाली मशीन नहीं जाएगी। तो क्यों नहीं जा रही, उसके ऊपर IP एड्रेस क्या है भाई, IP एड्रेस ही नहीं है। ये मैं आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट चेक लगा दिया, ओके। मैंने इसके ऊपर IP एड्रेस सेट किया है। हम नेटवर्क वाले पोर्शन में डिटेल से डिस्कस करेंगे IP एड्रेस कैसे सेट होता है और क्या क्या करना पड़ता है। अभी मैंने उसकी नेटवर्क के ऊपर IP एड्रेस, अब मुझे उम्मीद है आ जाएगा, यस आ गया। अगर मैं पिंग करूंगा google.com को तो google.com पिंग होना शुरू हो जाना चाहिए। मेरी अपनी जो है वो नहीं, सॉरी ये पिंग इसलिए नहीं हो रहा गूगल की जो मशीन है इसका मैंने सेटिंग के अंदर होस्ट ऑनली रखा हुआ है तो नहीं होगा। नेटिंग कर दूंगा, ओके करूंगा और फिर पिंग करूंगा तो पिंग अब होना शुरू, सॉरी नेटवर्क की सर्विस रिस्टार्ट करके फिर पिंग करना शुरू करूंगा तो अब ये पिंग हो रहा होगा। तो देखें, सबसे पहली मशीन मैं ये आपको रजिस्टर करके दिखा रहा हूं कैसे। मैंने कहा सब्सक्रिप्शन मैनेजर REGISTER रजिस्टर, सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर, ये कमांड है सिंपल सी। ये कमांड मैंने लिखी है। उसने मुझसे मेरा यूजर नेम पूछा, मैंने यूजर नेम की जगह पे अपना जो भी मेरा लॉगिन नेम था वो मैंने एज इट इज जो है वो डाल दिया। उसने मुझसे मेरा पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड डाल दिया।
तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये यूजर नेम और ये पासवर्ड मेरी मशीन को रजिस्टर करा देगा। उसने मुझे क्या मैसेज दिया, अनऑथोराइज्ड, पासवर्ड सही नहीं है। मैं दोबारा गया, मैंने कहा दोबारा रजिस्टर करो, पासवर्ड मांगा, मैंने दोबारा पासवर्ड दे दिया। अब मुझे उम्मीद है कि मैंने पासवर्ड सही दिया है, मेरी मशीन रजिस्टर्ड हो जाएगी। और जब मशीन रजिस्टर्ड हो जाएगी उसमें, या भी मेरी मशीन रजिस्टर्ड हो जाएगी, जब कोई मशीन रजिस्टर हो जाती है तो आप ये देखें रजिस्टर हो गई है। मैं आपको यहां पे क्या मैसेज पढ़वा रहा हूं, द सिस्टम हैज बीन रजिस्टर्ड विद आईडी, इसकी ये आईडी है। द रजिस्टर्ड सिस्टम नेम इज rhlcli.nds.com। अगर आप अपने ब्राउजर पे यानी कि अपने पोर्टल पे जाके, पहले यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, मैं रिफ्रेश कराऊंगा तो आप देखें यहाँ पर आपकी एक मशीन आ जाएगी जिसका नाम होगा, लोड कर रहा है, rhlcli के नाम से एक मशीन आ जाएगी, बताएगा आज के आज रजिस्टर्ड हुई है। मार्क बना हुआ आ रहा है रेड, इसको रेड को कैसे खत्म करेंगे अभी मैं आपको वो भी बताता हूं। अब मैं आ गया GUI पे, मैंने कहा GUI वाली मशीन रजिस्टर करनी है, कैसे करनी है, GUI से एप्लीकेशन में गया, सिस्टम टूल में गया, रेड सब्सक्रिप्शन मैनेजर में गया और वहां जाके मैंने अपनी मशीन को रजिस्टर करना है। कैसे, देखिएगा, उसने कहा ये वाली मशीन स्टेटस क्या है, अननोन, मैंने कहा रजिस्टर करो। जब रजिस्टर करने के लिए गया तो उसने कहा तुम्हें यहां से रजिस्टर करना है, तुम्हारे पास कोई की भी है एक्टिवेशन, मैंने कहा नहीं है। कोई प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करना है यानी कि इंटरनेट पे जाने के लिए, अगर करना है तो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह प्रॉक्सी का डाल दो, मैंने कहा नहीं करना, आप इसको नेक्स्ट करें। जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, यूजर नेम पासवर्ड मैं दे दूंगा tayyab.saeed@nds.com.pk, पासवर्ड उसने मुझसे मांगा, मैंने पासवर्ड भी दे दिया और सिस्टम का नाम क्या है वो भी उसने मुझे बता दिया और मैंने उसे, इसमें एक ऑप्शन है मैन्युअली अटैच सब्सक्रिप्शन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मैन्युअली अटैच सब्सक्रिप्शन आफ्टर रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है ये मैं अभी आपको बताता हूं। और मैंने इसको मैन्युअली अटैच सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन को अनचेक, ये अनचेक ही था, मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया और रजिस्टर का बटन प्रेस कर दिया। अगर मैं इसको मैन्युअली कर दूंगा तो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूं, ऑटो हो जाएगा तो क्या होगा वो भी आपको बताता हूं। रजिस्टर, ये जो अटैच वाली बात है ना, अटैच वाली बात ये क्या है, फर्ज करें मैंने रेडिट से 2 तरह के डिफरेंट लाइसेंस लिए हुए हैं। ये रेडिट का लाइसेंस है प्रीमियम, प्रेम लिख दिया मैंने यहां पे, और ये रेडिट का लाइसेंस है स्टैंडर्ड। जो मेरे 2 प्रोडक्शन सर्वर हैं उनके लिए मैंने 24/7 वाला लाइसेंस लिया हुआ है और जो मेरे नॉर्मल सर्वर हैं उनके लिए मैंने, जो कि 10 हैं, उनके लिए मैंने 9 to 5 वाला लाइसेंस लिया हुआ है। ये मिलेगा, मिसाल दे रहा हूं आपको, लिस्ट प्राइस बता रहा हूं आपको, चलें, ये मिलेगा आपको $100 का, मिसाल दे रहा हूं भाई, तो ये आपको मिलेगा $300 का, या चलो नहीं का हम आपको दे रहे हैं $250 का। ये है $100 का जिसमें 9 to 5 की सपोर्ट है, मंडे टू फ्राइडे की सपोर्ट है। ये है आपका $200 का, $250 का, जिसमें जो है वो 9 to 5 की नहीं बल्कि 24/7 की सपोर्ट है, चाहे सैटरडे हो या संडे हो या रात के 10 बजे हो, इसमें आपको प्रीमियम सपोर्ट है। तो अगर मैंने ये 2 लिए हुए और मैं एक लिनक्स की मशीन इंस्टॉल करता हूं, रजिस्टर करता हूं, रजिस्टर तो हो गई, फिर वो पूछेगा कि तुम्हें अपनी मशीन को इसके साथ अटैच करना है या तुम्हें इसके साथ अटैच करना है। अगर तुम इसके साथ अटैच करोगे तो रात को 9 बजे अगर तुम टिकट खोलोगे और उसमें बोलोगे भाई ये वाले मशीन के अंदर मसला आया हुआ है, तो वो टिकट वाला आपकी लॉग को देखेगा, मशीन का नाम देखेगा, चीजें देखेगा और बोलेगा भाई इसको तो हम सुबह 9 बजे रिप्लाई करेंगे। आपने रात को 9 बजे खोला टिकट
और रिप्लाई कब आएगा उसका? सुबह 9 बजे आप ऑफिस पहुंचेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, सुबह 9:30 बजे मिलेगा। लेकिन अगर मशीन आपकी इसके साथ अटैच हुई हुई है और आपने इससे टिकट जनरेट किया, इसकी लॉग भेजी, तो जो सपोर्ट का बंदा होगा वो क्या देखेगा? वो देखेगा प्रीमियम सपोर्ट है, मतलब 2 घंटे में सोल्यूशन देना ही देना है। 2 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर उससे बात करनी है कि मसला क्या है, मसला बताओ। 2 घंटे में उसको सॉल्यूशन देना है, मैक्सिमम 4 घंटे में उसको अब करना ही करना है। इसमें बोला 8 घंटे में करना है, वो भी 9 to 5 के दरमियान में। 5 बज गया तो बोलेगा मेरी ट्रेन निकल रही है भाई, कल देखेंगे इसको, समझ रहे हैं? तो ये अटैच वाला जो प्रोसेस है वो ये है। अब मैंने रेडिट इंटरपैल लिनक्स के को सब्सक्राइब रजिस्टर कर दिया है। जब ये रजिस्टर्ड हो गई तो आपको यहां नजर आएगी, आप देखिएगा, ये देखें यहाँ पे। अभी मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे 2 मशीनें आ जाएंगी, एक RHEL CLI की आ जाएगी और एक RHEL GUI की आ जाएगी। आ गई भाई, 2 मशीनें आ गई, एक GUI वाली, एक CLI वाली। एक में लिखा हुआ है, दोनों के अंदर लिखा हुआ है ये वर्चुअल सिस्टम है, दोनों में लिखा हुआ है कि भाई लास्ट चेक इन। एक में तो लिखा हुआ है 7/12/2019 और दूसरे में भी आया नहीं है। मैंने कहा एक दफा दोबारा रिफ्रेश कर लो, हो सकता है यहाँ पे भी वो आ जाए। अच्छा, जब ये 2 सिस्टम आ गए तो मैं अब चला गया कहाँ पे जनाब? मैं अब गया दोबारा अपनी मशीन पे, और इस मेरी मशीन में एक ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है इंस्टॉल प्रोडक्ट, वो ये आ गई, रेड हुआ हुआ है। एक ऑप्शन है माई सब्सक्रिप्शन, एक ऑप्शन है ऑल अवेलेबल सब्सक्रिप्शन। मैंने कहा भाई सब्सक्रिप्शन शो करो जो एक्टिव है, जरा इसको अपडेट करो, देखो कोई सब्सक्रिप्शन है मेरे पास या नहीं है। मतलब मैंने रेडिट से मशीन तो रजिस्टर कर ली, लेकिन क्या मेरे पास रेडिट की सब्सक्रिप्शन भी है या नहीं है? अकाउंट आपने अगर बना रखा है तो आपकी मशीन आपकी मशीन जो है वो रजिस्टर तो हो जाएगी। यहां मैंने अपडेट किया तो यहां पे आ गया कि आपके पास जो ऑल अवेलेबल सब्सक्रिप्शन, आपके पास रेडिट की डेवलपर की सब्सक्रिप्शन है और उस सब्सक्रिप्शन में आपके पास 16 अवेलेबल हैं फिजिकल, 16 फिजिकल अवेलेबल हैं। क्वांटिटी जो है वो आपने अभी 1 यूज की है, 16 अवेलेबल है। 16 का मतलब ये है कि 16 फिजिकल का मतलब ये है कि आप 32 सिस्टम जो है वो एक फिजिकल के ऊपर, एक फिजिकल का लाइसेंस लेंगे तो आप 2 वर्चुअल यूज कर सकते हैं। तो 16 अवेलेबल है फिजिकल, तो इसका मतलब है मैं 32 वर्चुअल यूज कर सकता हूं। अब यहां पर ये ऑप्शन है कि आपके पास एक ही सब्सक्रिप्शन है, अगर आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप अपनी मशीन को अटैच कर लें। तो मैंने ये अटैच का बटन था, इसको क्लिक कर दिया, ये मेरी सब्सक्रिप्शन के साथ अटैच हो जाएगी। और जब ये अटैच हो जाएगी तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का सिग्नल दे देगी और वो बताएगी हाँ भाई ये ओके हो गई है। सब्सक्रिप्शन आपने ली हुई थी, रजिस्टर आप हुए, आपकी मशीन रजिस्टर हो गई, सब्सक्राइब हो गई, ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो गया। एक वर्चुअल सिस्टम आ गया यहाँ पे, 7/12/2019 को लास्ट चेक हुआ है और ये आ गया यहाँ पे। दूसरी ग्रीन नहीं हुई, उसके अंदर तो कमांड लाइन हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारा काम कमांड लाइन करना पड़ेगा। कौन सा काम? मैंने स्क्रीन को क्लियर किया और बोला सब्सक्रिप्शन मैनेजर में जाओ और उससे लिस्ट लो अवेलेबल की। अवेलेबल तुम्हारे पास कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, लिस्ट लो। उसने कहा भाई अवेलेबल की जो कमांड है वो शायद ऐसे चलेगी। कह रहा भाई सिंपल लिस्ट की कमांड है और नॉर्मली अवेलेबल लिख दो यार, लिस्ट अवेलेबल। अवेलेबल की स्पेलिंग सही नहीं है यार, कमांड गलत नहीं लिख रहे, स्पेलिंग सही नहीं। अब सही है भाई अवेलेबल की स्पेलिंग? हाँ, मैंने कहा जरा ये लगा के लिखो, अब आएगी। क्या कमांड लिखी है? मैं उससे क्या चीज पूछ रहा हूं कि मेरे पास ऑल अवेलेबल सब्सक्रिप्शन जो है वो शो कर दो। क्या शो कर दो? ऑल अवेलेबल सब्सक्रिप्शन शो कर दो। उसने मुझे ऑल अवेलेबल सब्सक्रिप्शन शो कर दी और उसमें कह रहा है 15 अवेलेबल है। एक आप शायद हम यूज कर चुके हैं तो 15 अवेलेबल है, यहाँ पे 15 कह दिया, पहले 16 थी अब 15 कह दिया।
अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल हैं, देखें मेरे पास कितनी है, स्क्रीन को मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, मैंने पाइप लगा के लेस कर दिया, पेज वाइज मुझे दिखाना, पेज वाइज। मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन है उसका नाम क्या है, वो मेरे पास अभी आएगी, ये आ गई। सब्सक्रिप्शन का नाम है रेड हैट की डेवलपर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और उसमें मुझे ये तमाम प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा तो ये तमाम प्रोडक्ट्स मिलेंगी। अगर मैं चाहता हूं कि अपनी इस मशीन को अटैच कर लूं इसके साथ, तो मैं कैसे अटैच करता हूं, दो ऑप्शन है मेरे पास, सब्सक्रिप्शन मैनेजर, अटैच, और उसके बाद में मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं ऑटो भी लिख सकता हूं इसमें। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है कि जो भी अवेलेबल सब्सक्रिप्शन है उसके साथ ही अटैच कर दो। और अगर मेरे पास एक नहीं है बल्कि मल्टीपल हैं, तो फिर मैं यहां पे लिखता हूं सब्सक्रिप्शन मैनेजर अटैच डैश डैश पूल आईडी इज इक्वल टू, और मैं यहां पे जो पूल आईडी ऊपर लिखी हुई आ रही है, ये पूल आईडी एज इट इज यहां पर लिख देता हूं। तो मेरे पास ये दोनों ऑप्शन है, ऑटो कर दूंगा तो जो अवेलेबल होगी उसके साथ अटैच हो जाएगी, और पूल की आईडी देनी होगी तो मैं पूल की आईडी दे दूंगा। यहाँ पे पूल की आईडी कहाँ लिखी हुई आ रही है, ये मुझे ऊपर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, या फिर इसका पुटी लेना पड़ेगा और उसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अटैच के साथ आपको पूल की आईडी देना पड़ेगी। और अगर आप फर्ज करें कि आपको ये अटैच करना नहीं आती, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि आपने कहा सब्सक्रिप्शन मैनेजर अटैच, और उसके बाद आपने कहा मुझे हेल्प दो, अटैच की हेल्प दो, कि अटैच के अंदर ऐसे हेल्प दो, अटैच किस तरह किया जाता है। तो उसने कहा अटैच करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, तैयब साहब तो कहते हैं पूल डैश आईडी दो, बोला कुछ नहीं, सिर्फ पूल दो, आगे पूल का नंबर दे दो। द आईडी ऑफ द पूल टू अटैच कैन बी स्पेसिफाइड मोर देन वंस, बोला पूल लिखो और इज इक्वल टू पूल की जो आईडी आ रही है वो यहाँ पे लिख दो। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑटो लिख दो, ऑटोमेटिकली अटैच कंपैटिबल सब्सक्रिप्शन टू दिस सिस्टम, दिस इज द डिफॉल्ट एक्शन। अगर आप चाहते हो कि आपके पास, और मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैंने कहा अटैचमेंट के लिए अगर आपके पास मल्टीपल है तो फिर आपको पूल की आईडी देना पड़ेगी ताकि वो सही जाके अटैच हो जाए। और अगर आपके पास मल्टीपल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे ऑटो। इसका मतलब है कि जैसे ही आपने ये ऑटो कर दिया तो अब आपको वो क्या देगा, अब आप देखें वो आपको क्या देगा, यहां पे एक नहीं बल्कि दो मशीनें आ जाएंगी। ये तो हमारी मशीन सब्सक्राइब हो गई। इंस्टॉल प्रोडक्ट है, इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट है एक है 47, 28/11/2020 को ये एक्सपायर हो जाएगा। रेड हैट की डेवलपर की सब्सक्रिप्शन में मुझे 47 प्रोडक्ट मिली है, जिसमें से मैंने एक RHEL की प्रोडक्ट यूज की है, ठीक है। अब अवेलेबल कोई फिलहाल नहीं है। ये तो मेरा काम हो गया, अटैचमेंट भी हो गई। अभी मैंने इसके अंदर एक और काम करना है, लेकिन मैं पहले वो जाके देख लूं कि क्या मेरी मशीन दूसरी भी ग्रीन हो गई है या नहीं हुई, क्योंकि मैंने ऑटो अटैच करा दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरी दोनों मशीनें क्या हो जाएंगी भाई, ग्रीन हो जाएंगी। इसका मतलब है कि मैंने सब्सक्रिप्शन के साथ अपने आप को अटैच कर लिया। ये भी काम मेरा हो गया। अब एक काम रह गया है, और वो काम क्या है वो जरा मैं आपको यहाँ पे जाके GUI में दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ गया सब्सक्रिप्शन मैनेजर पे, मुझे इंस्टॉल भी मिल गई, मुझे माई सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन भी आ गई, ऑल अवेलेबल सब्सक्रिप्शन तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने इसको कर दिया जनाब यहाँ से क्लोज, ये बंद हो गया। यहाँ पे तो ये यहाँ पे भी मेरा काम हो गया। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, और वो क्या है वो जरा देखें। मैंने यहाँ पे कमांड लिखी यम रेपो लिस्ट। क्या कमांड लिखी, यम रेपो लिस्ट। यम रेपो लिस्ट, इस यम रेपो लिस्ट का क्या मतलब है वो जरा देखिएगा। यम रेपो लिस्ट बाय डिफॉल्ट, अगर आप किसी भी मशीन को रजिस्टर कराने से पहले उससे पूछते हैं कि रेपोजिटरी की लिस्ट दो, तो वो आपको रेपोजिटरी की लिस्ट नहीं देता। जब मैं इस मशीन को अनरजिस्टर कर दूंगा तो रेपोजिटरीज की लिस्ट नहीं आएगी।
ये अभी RHEL 7 के RPM की रेपोजिटरी की लिस्ट दे रहा है। 25,000 RPM मुझे देगा अभी ये कि तुम 25,000 RPM इंस्टॉल कर सकते हो। क्यों देगा? इसलिए देगा कि मैंने अपने सिस्टम को रजिस्टर करा लिया, 25,000 RPM मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट की मशीन को क्या कहते हैं, उसको जो करते हैं ना, जो 2 नंबर ही करते हैं विंडोज में, क्या कहते हैं? क्रैक। हाँ, क्रैक। शरीफ आदमी ना, मुझे हम भी क्रैक करने वाले भी शरीफ। जब हम विंडोज की मशीन को क्रैक कर लेते हैं और अपडेट का बटन प्रेस करते हैं तो वो अपडेट होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है ना? सही है, होना शुरू हो जाता है ना। और उससे पहले क्रैक किए बगैर अगर अपडेट करेंगे तो होगा नहीं होगा। तो क्रैक करने में क्या होता है कि वो जो अपडेट की रेपोजिटरीज हैं वो आ जाती हैं। अब ये मुझे बता रहा है कि जनाब आपके पास RHEL 7 के RPM की जो है ना वो सारे RPM आ रहे हैं। बेसिकली ये कर क्या रहा है, जितने RPM पड़े हुए, RPM का एक होता है इंडेक्स, या उसे हम कहते हैं RPM के नामों का डेटाबेस, या उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं मेटा डेटा। तो ये उसका जो मेटा डेटा है वो अपने पास डाउनलोड कर रहा है, ताकि जब मैं बोलूं यम सर्च करो, कोई भी पैकेज का नाम लिखूं तो वो जाए उस इंडेक्स के अंदर सर्च कर ले। अगर इंडेक्स में मौजूद है तो ठीक है। ये ना हो कि वो सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट जो है ना वो भेज रहा है रेडिट के पास। तो वो क्या करता है, रेडिट की उस रेपोजिटरी के अंदर जो भी पैकेजेस होते हैं उनकी जो इंडेक्स होती है वो अपने पास डाउनलोड कर लेता है। और जब हम कहते हैं यम सर्च करो क्या ये पैकेज है, तो यहीं से देख के बता देता है। डिपेंडेंसी भी लोकली रिजॉल्व करता है। नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको अपनी बात। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप मुझसे पूछें सर ये अभी क्या कर रहा है, 29%, 30%, 40%, क्या कर रहा है ये, क्या ये सारे पैकेजेस अपने पास डाउनलोड कर रहा है? तो मैंने कहा नहीं, ये पैकेजेस डाउनलोड नहीं कर रहा, बल्कि जो पैकेजेस वहां रखे हुए हैं उनकी जो इंडेक्स फाइल है वो डाउनलोड कर रहा है। कौन सी फाइल? इंडेक्स फाइल। अब एक एग्जाम्पल दे दूं, मैंने यम से कहा यम सर्च करो क्या तुम्हारे पास, मिसाल दे रहा हूं, क्या तुम्हारे पास स्क्विड है? यम जाएगा उस रेपोजिटरी में, वहां बोलेगा हाँ स्क्विड है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा यम इंस्टॉल कर दो, स्क्विड को इंस्टॉल कर दो। जब मैंने इंस्टॉल करने का कहा तो वो इंस्टॉल करने के लिए कहाँ जाएगा, वो जाएगा फिर रेपोजिटरी पे और वहां से डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल कर देगा। लेकिन अगर मैंने इंटरनेट का कनेक्शन निकाल रखा है और मैं बोलूंगा यम इंस्टॉल कर दो स्क्विड, जब सर्च करवाया था तो बता रहा था है, लेकिन जब कहा इंस्टॉल कर दो तो कह रहा भाई इंस्टॉल तो मैं करूंगा उस वक्त जब मेरा कनेक्शन बनेगा। मुझे मालूम है किस साइट पे जाना है, लेकिन तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है, नेम रिजॉल्व नहीं कर रहा। ये जब कंप्लीट हो जाएगी और मैं उससे बोलूंगा यम सर्च करके बताओ कितने पैकेजेस हैं तुम्हारे पास, तो कहेगा मेरे पास तो जो अवेलेबल है इंस्टॉल के लिए वो 25,000 हैं। लेकिन जब मैं बोलूंगा किसी एक को भी इंस्टॉल करो, तो चूंकि मैंने नेटवर्क की केबल निकाल रखी होगी तो बोलेगा भाई इंस्टॉल नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त जो ये काम कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये वो जो डेटाबेस सारे जो रेपोजिटरी में जितने RPM पड़े हुए हैं उनकी जो इंडेक्स है वो अपने पास लेके आ रहा है। उसी इंडेक्स को रीड करके तो इसको ये पता चलता है कि स्क्विड को इंस्टॉल करने के लिए उसकी डिपेंडेंसी कौन कौन सी हैं, वहीं से पता चलता है। ये यहीं से देख लेगा कि स्क्विड को इंस्टॉल करना है तो और कौन से 4 पैकेज डाउनलोड करके लाने हैं, ये उनके साथ ही वो भी डाउनलोड करके ले आएगा। ये काम कर रहा है। तो जब ये मैंने एक दफा चला दिया और फिर 1 महीने के बाद मैंने इंटरनेट दोबारा कनेक्ट किया तो दोबारा से मुझे यम रहती है, दोबारा से आपको जब आप यम को सर्च करने या इंस्टॉल करने जाएंगे तो ये एक दफा फिर दोबारा से करेगा, क्योंकि ये देखता है जब भी आप यम करेंगे वो ये देखता है कि आपके पास ये अप टू डेट है या नहीं है, तो वो आपको दोबारा से करेगा। हाँ ये हो सकता है पूरा नहीं करेगा, लेकिन वो जो वहां पे चेंजिंग होंगी हो सकता है वो चेंजिंग्स को जो है वो यहाँ पे ले आए, लेकिन करेगा जरूर। ये 60% तक जो है वो इंटरनेट स्लो आ रहा है। 43 MB का पूरा वो डेटाबेस है जो कि उसको लेके आना है। 25,000 RPMs का सारे लिंक्स उनके कौन सा किसके लिए जरूरी है, कौन सा क्या है, तो ये अभी आपके पास
नहीं तो बढ़ता चला रहा है। ठीक है, तो हम ये जो काम कर रहे हैं, कौन सा वाला काम कर रहे हैं? ये वाला काम। हमारी मशीन रजिस्टर्ड हो गई, हमारी मशीन उस अपनी रेपोजिटरी के साथ अटैच हो गई, और ये रेपोजिटरी का अटैच होने के बाद हमें ये सारे मिलेंगे आरपीएम। अब हमारे लिए हमारी डीवीडी जो है ना, वो एक तरह से अगर देखा जाए तो यूजलेस है, क्योंकि डीवीडी में जो पैकेजेस हैं उन सब के अप टू डेट वर्जन हमें यहां मिलेंगे। अब वो यहां मिलेंगे। और अब मैं एक चीज आपको यहां पे और दिखा रहा हूं, क्या ये ऐसा यहां पर भी है? तो जरा देखते हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वहां तो हमने डायरेक्ट यम से रेपो लिस्ट मांग ली, यहां पे मैं गया सीडी में, आपको नजर आ रहा है? मैं सीडी में गया, मैंने कहा ईटीसी में जाओ, yum.repos.d में जाओ। ये वो डायरेक्टरी है pwd, ये वो डायरेक्टरी है जिस डायरेक्टरी में रेपो की फाइलें रखी होती हैं। और यहाँ पे मुझे एक रेपो की फाइल मिलेगी जिसका नाम होगा रेडहेट की रेपो। उस फाइल में क्या लिखा हुआ होगा ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। अगर ये मशीन रजिस्टर्ड नहीं होगी और आप इसकी रेपोजिटरी की फाइल को खोलेंगे तो इसमें कुछ नहीं लिखा होगा, और लिखा होगा भाई मशीन को रजिस्टर करा लो, तो ये रेपोजिटरी की फाइल पॉपुलेट हो जाएगी। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है भाई इसमें? अभी दोबारा देखें, मैंने कहा कितनी बड़ी फाइल है ये, कितनी लाइनों की फाइल है। इसकी जरा मुझे लाइनें तो काउंट करके बताओ। उसने कहा 4392 लाइन्स है इसमें। तो मैंने कहा लेस करके इसको जरा खोलो, क्या लिखा हुआ है इसमें? लेस करके यानी कि पेज वाइज खोलो, तो क्या कह रहा है? कह रहा है जनाब इसमें रेपोजिटरी सर्टिफिकेट बेस्ड रेपोजिटरीज इसमें पड़ी हुई हैं। दिस फाइल इज ऑटो जनरेटेड। ये ऑटो जनरेट हुई है चूंकि आपने अपनी मशीन को रजिस्टर करवाया है, इसलिए जो है ना। और आप यम रेपो लिस्ट की कमांड लिखेंगे तो आपकी अवेलेबल रेपोज रिफ्रेश हो जाएंगी। आपको कौन कौन सी रेपोजिटरी मिली हैं, कौन कौन सी मिली हैं आपको, उनके नाम बता रहा है कि आप रेडेट की जनाब कौन सी रेपोजिटरी, RHEL server.net के डिबग के आरपीएम्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने इनेबल नहीं की हुई। इनेबल नहीं है, जीरो है ये, यानी कि .net RHEL के डिबग के पैकेजेस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ये 1 करना पड़ेगी। हमने ये देखा कि इसमें प्लेन लिनक्स है, तो हमने इसमें RHEL 7 सर्वर बीटा सोर्स आरपीएम, डिबग आरपीएम्स, विर्चुअलाइजेशन टू V2V विंडोज, वर्चुअल टू वर्चुअल, तो बोला उसकी जनाब उसके भी बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें इनेबल की जगह पे अगर किसी में 0 लिखा हुआ रहा है इसका मतलब है वो इनेबल नहीं है। इनेबल की जगह पे 1 किस में लिखा हुआ रहा है ये आप सर्च भी कर सकते हैं। मैंने कहा /enab enabled इज इक्वल टू इनेबल्ड के अंदर इज इक्वल टू 1 जिसमें लिखा हुआ है वहां पहुंचाओ मुझे। कहां पहुंचाया उसने? एक रेपोजिटरी पे पहुंचाया। वो कौन सी वाली है भाई? कौन सी वाली है? RHEL सर्वर आरपीएम वाली है, वो इनेबल है। और वो कहां से लेके आ रहे हैं? बेस यूआरएल क्या है? HTTP कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क reddit.com, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर RHEL 7 और जो भी हमारा रिलीज होगी, जो भी हमारा आर्किटेक्चर होगा वहां से वो लेके आ जाएगा। रेडिट इंटरप्राइज लिनक्स 7 के सर्वर के आरपीएम यहां से मिलेंगे। GPG की बनी हुई है, SSL क्लाइंट की बनी हुई है, सारा कम्युनिकेशन सिक्योर होगी। ठीक है, और उसके अलावा कोई है? इसीलिए यहाँ पे GPG चेक 1 है। हाँ, क्योंकि अगर मैंने हाँ बिल्कुल मैंने एन किया। और कहीं पर है? उसने कहा एक और भी जगह पर है। वो क्या जगह है भाई? वो भी वही है क्या? RHEL सर्वर के आरपीएम वही है। मैंने कहा दोबारा एन प्रेस करो, आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं लेके आ रहा है घूम फिर के। बोला भाई यही तो है और कोई नहीं, बस पैटर्न नॉट फाउंड। उसने मुझे मैसेज दिया, मैंने कहा अच्छा यहाँ से बाहर निकाल दो मुझे, और मैंने उसको यहाँ से बाहर तो मैं आ ही गया था। ये उसमें फाइल बन गई है और उसमें बहुत सारी रेपोजिटरीज हैं। मैं जो रेपोजिटरीज ऑन करना चाहूँ वो मैं ऑन कर सकता हूँ। अब जरा मैं अपनी GUI वाली मशीन पे आ जाऊँ। कितने आरपीएम मिल रहे हैं भाई? देख के बताएंगे जरा आप। 26,713 आरपीएम मुझे मिल रहे हैं। अगर आप देखना चाहें वो कौन कौन से हैं तो आप सिंपल यहाँ पे कमांड लिख देंगे यम लिस्ट अवेलेबल। यम कौन कौन से अवेलेबल है उनकी जरा लिस्ट तो दो, और आपने एंटर कर दिया तो वो 26,000 आरपीएम की पूरी लिस्ट आपको जो है दिखाएगा। पेज स्क्रॉल होते रहेंगे,
वो आपको दिखाएगा वो अवेलेबल कौन कौन से हैं। उसमें से भी आपके पास ये सारे अवेलेबल हैं, उसमें से भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप उसको ये कहें कि यम लिस्ट अवेलेबल पाइप लगा के ग्रैब, मुझे चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ, आपने कहा मुझे चाहिए .net, क्या ऐसा कुछ है? क्या ऐसा कोई अवेलेबल में .net नाम की कोई चीज़ है? अगर होगी दिखा देगा, नहीं होगी तो भी बता देगा नहीं है, नहीं है। मैंने कहा कोई NTFS के नाम की कोई चीज़ है? हाँ हो सकता है। मैंने कहा NTFS नाम की कोई चीज़ है, होगी तो बता देगा, नहीं होगी तो बता देगा नहीं है। ये अवेलेबल में से देख रहा है, कह रहा है नहीं है मेरे पास। मैंने कहा कोई जियो के नाम की कोई चीज़ है? जियो, बोला हाँ जियो के नाम के तो बहुत सारे हैं, क्लस्टरिंग के अंदर जियो का होगा या जो भी है, हो सकता है नहीं भी हो। हाँ बोला है ये जियो IP, जियो क्लू, जियो कोड, जियो लाइट, बोला इस तरह के सारे हैं मेरे पास। और वो सब के सब कहाँ से आ रहे हैं? RHEL 7 RPM से आ रहे हैं। आपके पास कितने हैं? 26,000 RPM आपने देखा था अवेलेबल में जो उसने बताए थे। अगर आपको कोई सर्च करना है तो आप लिखेंगे यम सर्च, किसी स्पेसिफिक को सर्च करना है, आपने यहाँ पे नाम लिख दिया कि क्या मेरे पास जावा के नाम की कोई चीज़ है? जावा, देखते हैं आता है या नहीं आता। यम सर्च जावा, जावा के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके नाम के अंदर नहीं आ रहा तो उनकी डिटेल में आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके अंदर जो है वो ऊपर निकल गए। तो अगर मैं पाइप लगा के लेस कर दूं तो आपको जो है वो ऐसे तमाम प्रोग्राम नजर आ जाएंगे जिनके नाम में या जिनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो जावा के नाम की कोई चीज़ आ रही होगी, वो आपको बता देगा हाँ जी इसमें आ रहे हैं। तो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि जावा के देखें आपके सामने आ रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन अगर आपने की भी है तो आप, अच्छा मुझे तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन मैंने इसलिए की है कि मुझे अपनी मशीन के अंदर क्या करना है भाई? RPM माइनस, गौर से देखें, RPM माइनस QA, क्यूरी करो तमाम पैकेजेस की और ग्रैप करो, नहीं ऐसे नहीं, UNAME माइनस R, कर्नल का वर्जन कौन सा है मेरे पास, कौन सा है वो बता दो। फिर मैंने कहा यम अपडेट करो मेरा कर्नल, यम अपडेट करो मेरा कर्नल। अगर मेरा कर्नल अपडेट अगर मैं करवाता हूं तो अपडेट करने में कर्नल के कौन सा वाला कर्नल आएगा? मेरे पास 3.10.0.1062 है, तुम्हारे पास कौन सा है अभी अवेलेबल? कौन सा है भाई? क्या मेरे कर्नल में और उस कर्नल में कोई फर्क है जो मेरे सिस्टम में है और जो कोई फर्क है? हाँ है भाई, कह रहा है हाँ तुम्हारे पास कर्नल का वर्जन 1062 था। वर्जन कैसे होते हैं इसमें? वर्जन ऐसे होते हैं, ये है मेजर वर्जन, ये है माइनर वर्जन, 3 मेजर वर्जन, 10.0 माइनर वर्जन, सॉरी 3 मेजर वर्जन, 10 माइनर वर्जन, 0-1062 ये है उसकी रिलीज। अब मेरे पास 1062 यहां पर भी है, 1062 यहां पर भी है, लेकिन उस 1062 के अंदर 9.1 नहीं है, ये नहीं है, इसमें 9.1 नहीं है और इसमें 9.1 है। अगर मुझे इस कर्नल के पैकेज को इंस्टॉल करना होगा यानी कि अपडेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? यहां पे मेरे पास ऑप्शन है, कह रहा है टोटल डाउनलोड साइज है 50 MB, इंस्टॉल होने के बाद 64 MB की स्पेस लेगा। अगर आप इसको Y कर दोगे, Y, तो Y से ये डाउनलोड होगा और इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप D प्रेस कर दोगे तो सिर्फ होगा डाउनलोड, और अगर आप N प्रेस कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। Y करूंगा तो डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, डाउनलोड को रिमूव कर देगा। वो टेम्परेरी था, समझ लें आप। हाँ बताता हूं, अगर मैं बोलूंगा डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर देगा,
और अगर मैं बोलूंगा कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करेगा। तो मैंने उसको कहा कि भाई डाउनलोड कर दो। इन्होंने पूछा डाउनलोड कहाँ होगा, तो उसका जवाब है Ctrl+Shift+T। डाउनलोड कहाँ करोगे? CD/var में, कैशे में, यम में, आर्किटेक्चर में, 7 सर्वर में, RHEL सर्वर RPM में, कौन से पाथ पे आ गया? पैकेजेस में, इंटर LS। बोले अभी डाउनलोड हो रहा है। पाथ क्या दिया? बोला ये वो जगह है जहां पे अगर आप मुझे कहोगे डाउनलोड करके रख लो, तो ये वो जगह है जहां पे मैं डाउनलोड करके रखूंगा। कौन सी जगह? PWD। और जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, तो ये TMP का जो ऑप्शन है 62402.tmp, ये इसमें से खत्म हो जाएगा। अभी ये डाउनलोड हो रहा है। सारे ऑप्शन रूट यूजर नहीं है, कोई यूजर को कुछ नहीं कर सकता। नहीं, पैकेज इंस्टॉलेशन का काम यूजर नहीं कर सकता। अगर आप उसको राइट्स देंगे sudoers में जाके कि पैकेज इंस्टॉल कर सको, यम की कमांड चला सको, तो फिर कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। जैसे डेवलपर अपने टूल करना चाह रहे हैं तो वो फिर रूट को बोलेगा। जी बिल्कुल, डेवलपर रूट को ना बोले। अगर डेवलपर है तो वो स्विच कर ले रूट के ऊपर, वो स्विच कर ले। जब वो स्विच कर लेगा तो नाम पीछे डेवलपर ही का इस्तेमाल होगा, काम रूट से हो रहा होगा, लेकिन जो भी काम वो कर रहा होगा वो सारे काम जो है ना वो लॉग में आ रहे होंगे, क्योंकि रूट से जो काम किया जाता है वो लॉग में नहीं आता, वो ऑडिट में नहीं आता। अब देखें यहाँ पे क्या ये पैकेज डाउनलोड हो गया कंप्लीटली? मैं यहाँ पे LS करूंगा, बोला नहीं अभी नहीं हुआ, अभी चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये डाउनलोड, हाँ पाथ दोबारा दिखा दें, पाथ हो रहा PWD। अगर आप उसको बोलते कि सारे पैकेजेस डाउनलोड कर दो, अगर आप, हमने तो कमांड क्या लिखी थी? हमने तो कमांड लिखी थी यम अपडेट करो सिर्फ कर्नल को। अगर मैं इसमें कहता यम अपडेट करो और नाम नहीं बताता, तो वो मेरे सिस्टम में देखता, तमाम पैकेजेस में देखता कि कौन से पैकेजेस ऐसे हैं जो अपडेट होने वाले हैं, और वो मुझे उसका डिटेल सारी दे देता। अभी मैंने उसको सिर्फ कहा कि मुझे कर्नल को अपडेट करना है, तो उसने कर्नल को अपडेट करने के लिए कर्नल का करंट वर्जन बता दिया और इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अब जब कर्नल मेरा अपडेट हो जाएगा तो uname-r की कमांड चलते हुए कर्नल की रिलीज बताती है। जब वो कर्नल इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं इस मशीन को रिबूट दूंगा एक दफा, ताकि मेरा कर्नल जो है वो चेंज हो जाए, यानी कि नए कर्नल पे आ जाए। बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई भी पुराना कर्नल की जगह पे जो पुराना कर्नल इंस्टॉल था उसकी जगह पे आपने नया कर्नल इंस्टॉल किया, चाहे वो RPM से करें, चाहे वो आप यम से करें, किसी भी तरह से करें, तो जब आप उस कर्नल को इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल होने के बाद पुराना वाला कर्नल सिस्टम में रहेगा, लेकिन उसकी जगह नया कर्नल भी आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या होता है, और दूसरा हम इसके ऊपर ये भी चलाएंगे अपडेट। समझिएगा मेरी बात को, जब DVD मुझे मिली थी, जब मैंने 3 महीने पहले, यानी कि मई में आई है, ये 7-8 मई को आई है, ये समझे कि आप ये जून में आई है फॉर एग्जाम्पल। तो जून में जब मैंने डाउनलोड की तो उस वक्त DVD डाउनलोड की थी। जून से लेके अब तक दिसंबर तक जितने भी पैकेजेस की अपडेट होगी, जो कुछ भी हुआ होगा, वो सारे के सारे यहाँ पे यम अपडेट की कमांड से मुझे नजर आ जाएंगे। बात क्लियर हुई? वो कितने होंगे वो अभी हम देख लेते हैं। तकरीबन 70% जो है वो डाउनलोड हो चुका है, और जब ये डाउनलोड हो जाए तो मेरे पास तो ऑप्शन ये भी है कि मैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कमांड लिख सकता हूँ कि मैं RPM की कमांड से इंस्टॉल कर लूँ, या मैं RPM की कमांड से भी, चूंकि डाउनलोड हो चुका है, RPM की कमांड से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं ये कमांड भी यूज कर सकता हूँ, जब वो लोकली आ गया तो यम लोकल इंस्टॉल, और आगे नाम लिख दूं कौन सा, कर्नल का, जो भी पैकेज आ रहा है उसका पूरा नाम लिख दूं। लोकल इंस्टॉल का मतलब है ये RPM यहाँ रखा हुआ है, इस RPM को इंस्टॉल कर दो। दोनों ऑप्शन होंगे मेरे पास, मैं दोनों कर सकता हूँ। सर ये भी डिपेंडेंसी खुद ही चेक कर
देखो डिपेंडेंसी अगर होती तो ये डिपेंडेंसी रिजॉल्व, ये तो मैसेज ने दिया है ना, इसका मतलब है डिपेंडेंसी नहीं है। वो गया, मैंने कहा यम कर्नल को अपडेट करो, उसने पहले रिजॉल्व किया डिपेंडेंसी, इसकी कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है इसकी, उसने वो चेक कर ली, नहीं थी डिपेंडेंसी, कोई नहीं थी, तो उसने मुझे बता दिया कि भाई डिपेंडेंसी कोई नहीं है, मैं इस पैकेज को इंस्टॉल कर रहा हूँ, एक पैकेज सिर्फ। अगर डिपेंडेंसी होती तो बताता मैं 4 और भी कर रहा हूँ, वो कौन से मैं भी आपको दिखा देता हूँ, उसकी भी एक एग्जाम्पल। और उसने जनाब 50 MB का बताया, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होने के बाद 64 MB होगा। आपने क्या करना है, मैंने कहा भाई मैंने डाउनलोड करना है, तो कह रहा है मैं बैकग्राउंड में पैकेज डाउनलोड कर रहा हूँ, जब पैकेज डाउनलोड हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, यानी कि मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर सारे पैकेजेस को ही डाउनलोड करना हो, हाँ मैंने निकाली 25,000 और सबको डाउनलोड करना है। सारे पैकेजेस को तो आप डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो वो मैंने आपको वहां पे ऑप्शन बताया था कि उसका बेहतर तरीका है आप रेपो सिंक करें, क्योंकि ये तो वो जो आप जिनका नाम लेंगे तो वो डाउनलोड करेंगे, या आप अपडेट करेंगे तो जो सिस्टम में होंगे उनके अपडेटेड ले आएगा। अब देखें, कह रहा है मैंने इसको डाउनलोड कर दिया है, चूंकि आपने डाउनलोड ओनली कहा था तो मैंने उसको डाउनलोड कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया। अब आप यहां पे आके देखेंगे, LS करेंगे तो ये RPM यहां पड़ा हुआ है। अब आप इस RPM को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके पास 2 कमांड्स हैं। पहली कमांड आप ये लिख सकते हैं RPM-IVH कर्नल, आई से इंस्टॉल, मैंने हैश लगा रखा है वो चलेगी नहीं, या फिर आप ये कमांड इस तरह भी लिख सकते हैं यम लोकल इंस्टॉल कर्नल। कमांड क्या लिखी मैंने, अगर मुझे RPM से करना होता, RPM से, तो मैं लिखता RPM-IVH और RPM से इंस्टॉल कर देता। अगर मुझे यम से इंस्टॉल करना है, कह रहा है इज दिस ओके, यस कर दूं, मैंने कहा नहीं अभी नहीं करो, मैं दिखा रहा हूं इनको। अगर मुझे यम से इंस्टॉल करना है और लोकली रखा हुआ है तो ये कमांड इस तरह से चलेगी, नजर आ रही है भाई? हाँ अब सही है ना जरा। और अगर RPM से इंस्टॉल करना है तो कमांड इस तरह से चलेगी। दोनों ऑप्शन है आपके पास, यम से करना है तो यम से कर लें, RPM से करना है तो RPM से कर लें, इंस्टॉल अगर आपने करना है तो मैंने कहा हाँ मुझे इंस्टॉल करना है, आप RPM से इंस्टॉल कर दें। कमांड क्या है, चूंकि RPM यहाँ पे लोकली डाउनलोड हो गया है, तो I का मतलब है इंस्टॉल करो, H का मतलब है इंस्टॉल होते हुए मुझे हैशिंग के फॉर्मेट में दिखाना, और V का मतलब है जब इंस्टॉल हो जाए तो वर्बॉस लेवल थोड़ा सा देना, 100% हो गया नहीं हो गया सब मुझे डिटेल बताना। अगर मैं सिर्फ I लिख दूंगा तो वो इंस्टॉल कर देगा, मुझे दिखाएगा नहीं इंस्टॉल होता हुआ, परसेंटेज नहीं बताएगा। लेकिन VH का मतलब ये है कि मैं वर्बॉस मोड में और हैशिंग के मोड में देखना चाहता हूं, मैंने इंटर किया। अब ये देखें, H नहीं लगाता तो ये हैशिंग नहीं आ रही होती, V नहीं लगाता तो ये परसेंटेज शो नहीं कर रहा होता, और ये RPM-IVH से उसने इस कर्नल को अपडेट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। जब भी कर्नल अपडेट होता है तो हमें अपनी मशीन को रिबूट करना पड़ता है। अगर आप ये चाहते हैं कि नया वाला कर्नल ही आ जाए और मशीन को रिबूट भी ना करना पड़े, तो रेड हैट ने उसके लिए सॉल्यूशन दिया है। उस सॉल्यूशन का नाम है K-पैच। बोला इसका लाइसेंस ले लो, इसका सब्सक्रिप्शन सेपरेट है, अगर आप ये ले लोगे तो K-पैच से आप जो है वो इस काम को भी कर सकते हो कि कर्नल भी अपडेट हो जाए और मशीन को रिबूट भी ना करना पड़े, लाइव पैचिंग हो जाए। अब इन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी CLI वाली मशीन को अपडेट करना चाहूं, क्योंकि ये भी तो रजिस्टर्ड हो गई है ना CLI वाली, इतने मैंने इसको रिबूट किया, ये देखो पैकेज इंस्टॉल हो गया है। अब मैं अगर यूनेम माइनस R करूंगा तो पैकेज अभी वही आ रहा है पुराना वाला, लेकिन जब मैं RPM माइनस, ये कमांड देखें, QA पाइप लगा के ग्रैब कर्नल, मैंने कहा मुझे कर्नल के बारे में बताओ, कर्नल के नाम के जो पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं वो कौन कौन से हैं। RPM-QA का मतलब है सारे RPM दिखाओ, उसमें से ग्रैब करके कर्नल वाला ले आओ, इंटर। तो अभी आपको कर्नल वाले कितने नजर आ रहे हैं भाई, ये एक कर्नल का पुराना वाला है और ये एक कर्नल का नया वाला है, ये नया वाला कर्नल है, ये पुराना वाला कर्नल है, ठीक है, 2 कर्नल के पैकेजेस आ गए। अगर मैंने इस मशीन को रिबूट किया तो ऑटोमेटिकली ये वाला कर्नल वाला चलेगा और ये नहीं चलेगा। अभी कौन सा चल रहा है, अगर आप UNAME-R करेंगे तो अभी ये चल रहा है, उस वक्त ये चलेगा ऑटोमेटिकली।
मैं इस मशीन को रिबूट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। और दूसरी वाली मशीन पे गया, अगर मैं यहाँ पे ये कमांड चला दूँ, कौन सी, यम अपडेट, यम मेरी पूरी मशीन अपडेट करो, तो कितने पैकेजेस लेके आएगी वो, अभी आप देख लीजिएगा कितने पैकेजेस उसको अपडेट करने हैं वो मुझे यहाँ दिखा देगी। जाहिर है तो CLI मशीन है, इसमें 300 RPM इंस्टॉल है, तो ये कम टाइम में सारी मशीन को अप टू डेट कर देगी। लेकिन अगर ये GUI होती जिसमें 1400 पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं RPM 1300 से 1400 के बिटवीन, तो वो उतना ही टाइम लेगी। ये भी अपने पास वो जो डेटाबेस है, वो पूरी डेटाबेस ये भी अपने पास जो है वो डाउनलोड कर रही है डेटाबेस। जब इसके पास डाउनलोड हो जाएगी तो जनाब ये भी हमें अपडेट की कमांड जो है चला देगी और बता देगी कौन कौन से 50, 100, 200 पैकेजेस हैं जो आपकी मशीन में अपडेट होंगे। ये मेरे पास मशीन जो है वो रिबूट होके आ गई है, रिबूट होके आ गई। मैंने कहा यार मैं देखना चाह रहा था, क्या देखना चाह रहा था, इसको दोबारा रिबूट करो यार, रीस्टार्ट करो। क्या देखना चाह रहा था, वो स्क्रीन देखना चाह रहा था जहां पे मल्टीपल कर्नल आते हैं। ये देखें, आपको शायद नजर आ रहे हो। फर्ज करें कर्नल अपडेट होने के बाद आपकी कोई एप्लीकेशन चलना बंद हो गई, आपका कोई प्रोग्राम चलना बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई किसी भी किस्म की, कोई डिवाइस चलना बंद हो गई, होता है ना बात, कर्नल अपडेट कर लिया आपने और मसला आ गया, तो आपके पास ये चॉइस है कि आप प्रीवियस वाले कर्नल पे भी जा सकते हैं। ये मेरे पास नया वाला कर्नल आ गया है, अगर मैं इंटर करूंगा, बाय डिफॉल्ट जो टॉप पे होता है वो फर्स्ट होता है, वो उसको प्रायोरिटी मिलती है, जो अपडेटेड होता है उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो मेरी मशीन स्टार्ट हो रही है नए वाले कर्नल से, उसका मेजर वर्जन सेम है, उसका माइनर वर्जन सेम है, लेकिन उसका जो पैच लेवल है वो पैच लेवल अभी आपके सामने मशीन स्टार्ट हो गई है। मैं अगर मशीन को लॉगिन करूंगा रूट रेडेट, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जो uname -r का कर्नल की रिलीज देखने की कमांड है uname -r, इसकी जो uname -r का रिजल्ट है वो आपको क्लियरली बताएगा। क्या क्या बताएगा, राइट माउस क्लिक टर्मिनल, क्या बताएगा, uname -r, कौन से कर्नल के वर्जन पे ये चल रही है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में वो कंफ्यूज करने के लिए एक बात ये लिख देते हैं कि भाई आपने RHEL 7 का कर्नल अपडेट करना है और ये मेक श्योर करना है कि नए वाले कर्नल से चले। तो अगर आप कर्नल जो है वो नया वाला इंस्टॉल कर लें तो वो ऑटोमेटिकली चलेगी नए वाले कर्नल से। बाय डिफॉल्ट RHEL 7 में ऐसे ही होता है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, उस सैंपल पेपर को लेके जब आप गूगल करेंगे तो गूगल आपको बताएगा कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। सही है, गूगल क्या बताएगा कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो मेजर तो भाई आपको RHEL 7 की रेपोजिटरी पे जो भी रिलीज मिलेगी आप वो अपडेट कर सकते हैं। अगर वहां पे नया आ गया 4.1 तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास 3.10.0.1062 भी आएगा, 3.10.0.1062.9.1 भी आएगा और 3.4.1 भी आएगा। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं। अगर आप RHEL 8 में जाएंगे तो वहां पे आपको रिलीज मिलेगी 4 वाली, वहां पे आपको मिल जाएगी। पुराना चलाना है तो फिर कोई फाइल को तो मेन्यू चेंज करने की ऑप्शन देते हैं। पुराना फर्स्ट करें कहा कि अपडेट कर दें लेकिन चलाएं पुराना। हाँ, तो ये आ सकता है? नहीं ये नहीं आता, ये नहीं आता। फिर आपकी फाइल वगैरह। हाँ लेकिन आता नहीं है ये। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था, मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, कह रहा है कि मैं एक पैकेज इंस्टॉल करूंगा, 49 पैकेजेस अपग्रेड करूंगा, टोटल डाउनलोड का साइज है 113 MB। अगर आप इसको ओके कर दोगे तो ओके हो जाएगा, अगर आप डी से डाउनलोड कर लोगे तो ये सारे के सारे डाउनलोड हो जाएंगे, और अगर आप नो कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये चॉइस है आपके पास, अगर आपको किसी भी पैकेज को करना है इंडिविजुअल आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको तमाम पैकेजेस को करना है तो आप 49 पैकेजेस अपग्रेड होंगे, एक नया इंस्टॉल होगा। तो असल बात जो बताने वाली है वो क्या है कि क्या बता रहा था मैं,
हाँ, इसमें 300 टोटल 300 कुछ पैकेजेस थे जो इसमें इंस्टॉल थे, उसमें से 49 है जो अपग्रेड होने वाले हैं। यानी कि जब से सीडी आपके पास आई है उससे लेके आज तक 49 आरपीएम है, 49 पैकेजेस हैं जिनके अंदर अपडेट आई है। तो अगर आप उनको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने उसको एन प्रेस कर दिया, मैंने कहा नहीं करना, इंटर कर दिया, मैं यहाँ पे आ गया। अब ये आ गया कर्नल। अगर मुझे पुराना वाला कर्नल रिमूव करना है तो मैं वो कर्नल इसमें से चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं करो रिमूव, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, चलेगा ये नया वाला, हम चाहें तो उसके ऊपर भी चला सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है, क्या भाई मैंने आपको, कि हमें अगर सॉफ्टवेयर पैकेजेस कहाँ से, मशीन का पहला काम था ये कि मशीन की रजिस्ट्रेशन कराओ, हमने वो बता दिया, और ऑपरेटिंग सिस्टम की रेपोजिटरी हम कैसे यूज कर रहे हैं हमने वो ऑप्शन आपको जो है वो यहाँ पे बताया। और उस ऑप्शन से हमने कर्नल का एक पैकेज था जो बाइनरी, हम आरपीएम की बात कर रहे हैं, एक बाइनरी पैकेज था, उसको हमने अपडेट किया यम की कमांड से और हमने काम कर दिया। और यम की कमांड, ये बात ध्यान में रखिएगा, यम की कमांड काम करती है रेपोजिटरी के ऊपर, और रेपोजिटरी कहाँ पे होती है, ईटीसी के अंदर yum.repos.d, और यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है, उसका नेम की जगह पे कुछ भी हो सकता है, उसका एक्सटेंशन होता है .repo, ये उसकी रेपोजिटरी की लोकेशन होती है, ये रेपोजिटरी की लोकेशन। मल्टीपल हो सकते हैं, हाँ मल्टीपल रेपोजिटरी, क्या मतलब, मल्टीपल रेपोजिटरी, मल्टीपल क्यों होंगी, क्यों चाहिए मल्टीपल तुम्हें, किसी और भी अगर आप, हाँ भाई मल्टीपल रेपोजिटरी हो सकती है भाई, होनी चाहिए सर, अगर ऑनलाइन नहीं है थर्ड पार्टी अगर, इन्होंने कहा कि मुझे क्या हुआ शक्ल बता रही थी इसकी, अलावा भाई क्या बोल दिया इसने। इन्होंने कहा कि भाई मुझे थर्ड पार्टी रेपोजिटरी चाहिए, इसकी मशीन रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं फौरन गया यहाँ पे और मैंने कहा, क्या कहा मैंने कहा मुझे EPEL की रेपो चाहिए, फॉर किसके लिए, RHEL 7 के लिए, EPEL की रेपो चाहिए RHEL 7 के लिए। इंटर किया, EPEL की रेपो चाहिए RHEL 7 के लिए, कहाँ से डाउनलोड करनी है। उसने कहा भाई EPEL की रेपो तुम्हें कहाँ से मिलेगी, जो उसकी अपनी साइट है, उसका नाम है फेडोरा प्रोजेक्ट विकी। ये रेडिट चूंकि फेडोरा से बनता है, फेडोरा रेडिट का प्रोजेक्ट है, फ्री वाला, रेडिट फेडोरा के नाम से और भी प्रोजेक्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम निकालता है। उसी फेडोरा को जो है वो हार्डन करके टेस्ट करके वो RHEL निकालता है और उसी से वो सेंटोस भी बनाता है। तो मैं फेडोरा प्रोजेक्ट के ऊपर चला गया। जब मैं यहाँ जाऊँगा तो फेडोरा प्रोजेक्ट के ऊपर EPEL की रेपोजिटरी होगी, और कैसे लूँगा उसको, ये उसका 7 के लिए लेटेस्ट रिलीज पड़ी हुई है, 7 के लिए। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो इसका एक RPM है जो डाउनलोड हो जाएगा। ये मैंने क्लिक कर दिया, इसका मतलब क्या है कि एक RPM डाउनलोड हो गया, RPM डाउनलोड हो गया। इस RPM को मुझे अपनी मशीन में पहुंचाना है। कैसे पहुंचाऊंगा भाई, अपनी मशीन का IP देखा 232, अपनी मशीन के अंदर ये RPM पहुंचा रहा हूं, कैसे, WinSCP से पहुंचा रहा हूं 192.168.40.232, यूजर का नाम है रूट, पासवर्ड है REBHATZ। यहां से गया, बोला डाउनलोड्स में, डाउनलोड में आया होगा ना, बोला डाउनलोड में जाओ, ओके करो, ओके। क्या डाउनलोड में आ रहा है, बोल रहे हैं हाँ ये रहा भाई, आज ही आया 9:30 पे। अच्छा, मैंने इसको पकड़ा यहाँ से और यहाँ पे छोड़ दिया। ये यहाँ पे एक RPM आ गया मेरे रूट के फोल्डर में। अपनी लिनक्स की मशीन में गया और लिनक्स की मशीन में जाके मैंने क्या कहा, CD करके, पहले यहाँ देख लें reddit.repo के अलावा कोई और रेपो की फाइल है, नहीं है। CD करके रूट में गया, LS किया, वहाँ पे ये RPM पड़ा हुआ है, इसको कहा RPM-IVH EPEL, इसको इंस्टॉल कर दो। ये पैकेज इंस्टॉल करने से, इस पैकेज को इंस्टॉल करने से मेरे सिस्टम में यहाँ पे
etc yum.repos.d में रेपो आ गई। क्या नाम है उसका? epl.repo। अगर मैं चाहता तो मुझे इसको फाइल को बना के उसमें लिखना पड़ता पूरा यूआरएल देख देख के वेबसाइट से। मैंने ये आरपीएम इंस्टॉल कर लिया, ये रेपो आ गई। जब ये रेपो आ गई, इस आरपीएम को इंस्टॉल करने के बाद एक नॉर्मल आ गई, एक टेस्टिंग आ गई। टेस्टिंग नॉर्मली चलती नहीं है, वो उसके अंदर डिसेबल होता है सब कुछ। ईपीएल की रेपो में इनेबल होगा। अगर आप देखना, समझ में आ रहा है? अगर आप देखना चाहो तो आप गए उसके अंदर ईपीईएल बोला, खोलो उसको .repo खोलो। उसमें क्या है? VILS करके खोल लें, उसमें यूआरएल होगा कौन सा वाला? इसमें कितने यूआरएल हैं? एक यूआरएल है एक्स्ट्रा पैकेजेस, ये आपको नजर आ रहा है, बाकी तो दोनों डिसेबल हुए हैं। ये भी डिसेबल है। इनेबल इज इक्वल टू 0, इनेबल इज इक्वल टू 0, इनेबल इज इक्वल टू 1। क्या लिखा हुआ है भाई? download.fedoraproject.org। जब ये आपने डाउनलोड कर लिया तो अब अगर आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे yum repo list, तो अब आपके पास कितनी रेपोजिटरीज आएंगी? 26,000 एक में, 20,000 इसमें, 46,000 आरपीएम आपके पास आ गए। लेकिन जो 46,000 आरपीएम आपके पास आए, उन 46,000 आरपीएम में देखो अभी कितने आते हैं, जल्दी से चला दो यार। ये ईपीएल की डेटाबेस डाउनलोड करके लेके आ रहा है। ये जो पैकेज हमने डाउनलोड की ईपीएल की रिपोजिटरी से हमारे सिस्टम को इंटीग्रेट कर देगा। मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, उसके अलावा यूआरएल आप जो बताते हैं फाइल में इंटर करना पड़ेगा और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। हमें क्यों करना पड़ेगा? ये तो हमने कर दिया ना, हमने उसका आरपीएम इंस्टॉल कर दिया, उसके आरपीएम ने ये 2 फाइलें हमें खुद से बना के दे दी। अगर नहीं करते तो ये फाइल बना, अगर हम ये आरपीएम उसका डाउनलोड करके लेके नहीं आते, उसने कहा था ना आसान ऑप्शन ये, अगर हम नहीं करते तो फिर वो हमें यूआरएल ये पूरा लिख के ऐसा बनाना पड़ता। उसमें आगे लिखा होगा कि तुम्हें मुश्किल वाले काम करना है तो भाई मुश्किल वाला काम भी कर लो भाई। ये नहीं ये भी वही है, बोला डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। इसमें आरपीएम आ जाएगा, इसमें यम से डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आना है, बोला और करना है तो फिर बोला और अभी नीचे आओ जरा। कहाँ पर है? कहीं लिखा हुआ भाई? ऊपर ही था। कहाँ पे था? बोले भाई अगर मुश्किल वाला काम करना है वो भी कर सकते हो। वो आपको पूरी फाइल बनाना पड़ेगी। नहीं ये अलग है, ये अलग है। वो तो बोल रहा है कि तुम्हारी मशीन रजिस्टर्ड है RHEL 7 की, तो तुम रेपोजिटरीज इनेबल कर लो, तुम्हारे पास हो ही नहीं क्या, मैनुअली कर लो, तो वो ऑप्शन है। सर अगर हमने रजिस्टर्ड नहीं हो फिर भी ईपीएल डाउनलोड कर सकते हैं? ईपीएल तो आप कभी भी कर सकते हैं, वो तो है ही इसलिए ना, थर्ड पार्टी है ना वो तो। ईपीएल मैंने थर्ड पार्टी में डाली है ना। अब जब ये हो गई तो जरा देखते हैं, यहाँ पे हो गई, अभी हो रही है यार 17%। इसमें भी जिस तरह रेडिट की रेपोजिटरी को आपने रजिस्टर कराने के बाद आप गए तो 25,000 आरपीएम आए, इसमें भी 25,000 नहीं आएंगे। इसमें कितने आएंगे भाई? 18,000 आएंगे। कितने आएंगे? 18 के आरपीएम आएंगे। क्यों आएंगे 18 के? 18 के इसलिए आएंगे कि जो रेडिट की अपडेटेड है, जो रेडिट की अपडेटेड है, जो सिक्योरिटी के हैं, जो बग फिक्सेस हैं, वो यहाँ पे रखे हुए रेडिट ने, वो यहाँ पे 1 महीने बाद ट्रांसफर करेगा। बात कर रही भाई, मैं अगर चाहूँ कि भाई नया जूता जो आया है, नया बिल्कुल एकदम नया डिजाइन जो आया है, वो मुझे 40% डिस्काउंट में मिल जाए तो कहाँ मिलेगा? वो तो अगले साल सेल में मिलेगा यार। कैसी बात कर रहे हो यार? भाई मैं शूज लेने के लिए गया EBH पे, वहां मेरा दोस्त होता है, उसने मुझे कहा, बोले यार तैयब भाई जनवरी में लेना, सेल लगेगी। नहीं 25 दिसंबर सेल लगेगी, उस वक्त लेना। अबे भाई मेरे को चाहिए अभी, समझ नहीं बात? तो आप समझना मेरी बात को। मेरे सिस्टम में वल्नरेबिलिटी आई, मुझे ऑफिस कह रहा है उसका पैच लगाओ, IT सिक्योरिटी कह रहा है पैच लगाओ। मैं गया यहाँ पे, मैंने कहा पैच लगाता हूँ, तो यहाँ पे पैच अभी नहीं आया। यहाँ पे पैच कब आएगा? ये यहाँ से इधर कब भेजेगा? 1 महीने के बाद। तो भाई उसने टेस्ट किया, सब कुछ किया, फिक्स निकाला आपने,
पेड कस्टमर्स के लिए दे दिया, बोला इसको मैं बाद में दूंगा, पेड कस्टमर पहले। तो यहाँ पे 18,000 है तो यहाँ पे 25,000 है, यानी कि 3-4-5,000 कम ही होंगे। क्यों कम होंगे भाई, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा। भाई यार अभी 32% का है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ताकि वो वाली बात भी हो सकता है कि अभी वो हमें शो करे 25,000 जो है ना वो रेडिट की अपनी रेपोजिटरी में और 18,000 इसके अंदर है। तो 25,000 और 18,000 कितने होने चाहिए? 43,000। क्योंकि जब मैंने इसको देखा तो 26,000 आ रहे थे, इसको देखा तो 18,000 आ रहे थे। जब दोनों को एक साथ लगा दिया तो कितने आ रहे? 32,000। आने कितने चाहिए? 44,000। 18,000 इसके और 26,000 उसके, 44,000 आने चाहिए। आ कितने रहे? 32,000। क्यों भाई, ऐसा क्यों? डुप्लीकेट। हाँ, डुप्लीकेट की वजह से, कि जो इसके अंदर है, समझिएगा बात को, डुप्लीकेट की वजह से कि जो इसके अंदर है वो इसमें भी है और अपडेटेड वर्जन है, तो वो ये दिखाएगा, ये वाला नहीं दिखाएगा। एक बात, डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन जो इसमें है इसके अंदर कोई और नए भी हैं, कुछ और थर्ड पार्टीज के भी पड़े हुए हैं इसमें। बात क्लियर हुई? तो आपने अभी ये देखा है कि रेडिट की मशीन को आपने रजिस्टर कैसे करना है, और अगर आपको कोई इंडिविजुअल या तमाम पैकेजेस को अपडेट करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। बस आपने अभी सिर्फ ये वाला काम देखा है, बाकी जो है वो आप कल देखेंगे। ये हो जाए तो मैं इसको, हो जाएगा तो मैं आपको दिखा के जो है वो अपना बंद कर दूंगा रिकॉर्डिंग। रेपो अपडेट जब चलाते हैं उसमें एंड में यस डाउनलोड और नो जो आता है जी, उसमें और रेपो सिंक में क्या फर्क है? वहां से डाउनलोड कर रहे हो, रेपो सिंक कर रहे हैं। हाँ भाई क्या फर्क है बताओ भाई। सर रेपो सिंक को हम रिपोजिटरी के सर्वर पर रन करेंगे, क्लाइंट पे तो करेंगे। हाँ भाई बताओ भाई। रन तो कहीं पे भी कर लेंगे, लेकिन वो पूरी की पूरी हम वो डाउनलोड करते हैं, सिंक कराते हैं पूरे पैकेजेस, और ये जो आपका ये सिर्फ इंडेक्स सिर्फ आपके पास लेके आना है। ये हम अपडेट जो है उसमें डाउनलोड भी हो गया। वो तो अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो सिंगल नाम है, या जिसका नाम लिखा वही डाउनलोड है। रेपो सिंक में सिंक में तो इंडेक्स से कोई रेपो सिंक में डाउनलोड रेपो सिंक तो सिंगल हो सिंक हो रही है, इंडेक्स नहीं हो रही है। फिर उससे क्या होगा? सर ऑल पैकेजेस करोगे और ये कैसा करेगा? तो ये जो हम नेम स्पेसिफाई करेंगे। समझ में आई भाई? नहीं आई? यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप कहेंगे यम इंस्टॉल करो ये वाला पैकेज, ये कहेंगे, या ये कहेंगे यम इंस्टॉल करो ये वाला पैकेज, इसका पूरा ग्रुप सिक्योरिटी के सारे। दो ऑप्शन है आपके पास। तीसरा ऑप्शन आप उसको कहेंगे यम अपडेट करो पूरा सिस्टम, या यम अपडेट करो ये। तो आपके पास जो आप अपडेट करने के लिए कहेंगे वो 15 आपके पास इंस्टॉल है, तो 15 ही की अपडेट आएगी आपके पास, और आप 15 ही डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप कहेंगे यम इंस्टॉल करो ये 25 पैकेजेस, तो 25 ही पैकेजेस आएंगे और उन्हीं को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जब आप रेपो सिंक की कमांड चलाएंगे, रेपो सिंक, तो रेपो सिंक क्या करेगा, वहां जो 25,000 रखे हुए 25 के 25,000 आपके सिस्टम पे डाउनलोड कर देगा। वो आपके काम के हो या नहीं हो, वो आपके पास इंस्टॉल्ड हो या नहीं हो, वो सारे के सारे आपके पास एक फोल्डर आप उसको बताएंगे, वो उस फोल्डर में डाल देगा। वो रेपो सिंक का काम ये है। रेपो सिंक का काम ये है। रेपो सिंक कैसे चलेगा, मैं वैसे ही आपको एक चीज दिखा रहा हूं। आप कहीं पे जो है वो RHEL रेपो सिंक, ये जरा कमांड देखिएगा मेरी क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है रेपो सिंक, कैसे कमांड कैसे काम कर रहा है भाई, ये देख लें। रेपो सिंक ऐसे काम कर रहा है, ये आ गई।
यहां से लेके यहां तक। क्या बोला उसको मैंने उसको कहा रेपो सिंक, तुमने रेपो की आईडी ये है, जो भी रेपोजिटरी की आईडी हो, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है रेपोजिटरी की RHEL 7 सर्वर RPM आ रहा था ना, तो रेपो सिंक ये रेपोजिटरी की आईडी है और ये डाउनलोड का पाथ है, ये तुम यहाँ पे उठा के डाउनलोड कर दो। HTTP पे इसलिए रखा है ताकि दूसरे सिस्टम HTTP पे इसलिए रखा था कि मैंने उसको जो है फिर बना दिया था क्या, फिर उनको मैंने HTTPD वेब सर्वर भी इंस्टॉल किया हुआ था ना, तो मैंने उसको फिर वेब सर्वर के थ्रू आगे दे दिया। यानी कि ये जो मेरा सर्वर मैंने बनाया, मैंने कहा ना मैंने अपने क्लाइंट के पास एक बनाया, तो ये जो मैंने सर्वर बनाया, ये मैंने सर्वर कैसे बनाया था, कैसा बनाया था सर्वर, ये मैंने अपाची से, यानी कि मैंने अपना लोकल, जिस तरह रेडिट ने अपनी बना के रखी हुई है रेपोजिटरीज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो ये मैंने अपना लोकल कंपनी का बना के उनको दे दिया। उससे क्या हुआ भाई, उससे ये हुआ, ये फाइल मिल जाए, ये जो आपने हाँ? कमांड्स आपने लिखी हुई है, ये जो ये फाइल मिल जाएगी है, इसके अलग से पैसे हैं, बोला ये वाली फाइल मिल जाएगी भाई, इसके अलग से पैसे हैं। यही तो होता है, यूनिवर्सिटी से पढ़ के जब निकलो फील्ड में तो पता चलता है ये तो वो जावा ही नहीं है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, है ना भाई, उसके लिए तो इंटर्नशिप करना पड़ती है। हैं तुम्हारे लिए यार, तुम ले लो भाई, हमें क्या करना, तुम्हें करके दिखा देंगे इधर। बहुत सारे क्लाइंट्स के पास चल रहा है ऐसा सिस्टम हमारे तो। नहीं, ये अच्छा solution है। उसके बाद आप उसको भले अलग भी रखें, रिमोट भी रखें। कहाँ कहीं तो बैठे आ गया भाई। कितने पैकेजेस हो गए टोटल भाई, गौर से देखें कितने हो गए, ये देखें कह रहा है 40,204, एक के अंदर है 13,000 और एक के अंदर है 26,000। ये 26,000 वालों को अगर मैं 26,000 वाली रेपोजिटरी को अगर मैं डिसेबल कर दूं और उससे पूछूं तो बताएगा अब 18,000 हो गए। देखिएगा जरा, मैं VI करके गया, ETC, समझ में आ रही है मेरी बात, yum.repos.d रेडिट की जो रेपो है उसमें जहां पे लिखा हुआ है इनेबल्ड इज इक्वल टू 1, जाओ वहां पे और इनेबल इज इक्वल टू 1 को तुम कर दो क्या 0, ऐसा कर दो। और देखो और कहीं लिखा हुआ है इनेबल्ड इज इक्वल टू 1, कहीं लिखा हुआ है भाई, वहां पे भी पहुंच जाओ, बोला नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा ठीक है बस WQ से सेव कर दो, सेव हो गया। अब मैंने उसको दोबारा कहा यम रेपो लिस्ट करो, तो यम रेपो लिस्ट में जो रेपोजिटरी मैंने डिसेबल कर दी उसका तो नाम आएगा नहीं, वहां तो वो जाएगा नहीं क्योंकि URL तो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उसको क्या कहा, मुझे कह रहा है भाई अगर आप उसको डिसेबल भी कर दोगे तब भी 13,491 ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पैकेजेस रखे हुए हैं और वहां जो पैकेजेस रखे हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जो यहाँ पे रखे हैं वो और जो वहां पे रखे हैं वो अलग अलग हैं, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अगर उसकी रेपोजिटरी का भी ऑन कर दोगे तो आपके पास कितने हो गए, क्या था भाई उसका नाम, RHEL 7 सर्वर RPMS, ऐसा था, यही था, नहीं यही था, ये वाला था, ऐसे ही था ना, यही था, चांसेस यही इसी के लग रहे हैं। वो तो हम लाइन नंबर भी देख सकते थे, ये नेम में यही यही लिखा लिखा हुआ है। हुआ था। दोबारा क्या बोला, यम रेपो लिस्ट, अभी मेरे सामने आ जाएगा, वो बोलेगा भाई सारे आ गए।
तो बताने का जो मकसद है वो ये है कि अब आप ऐसी कोई और रेपोजिटरी भी आप डाउनलोड कर लें तो आपके पास 40,000 से और भी हो। ये 40,000 वो आरपीएम है जो आपके सर्वर आपके लिए अवेलेबल है। आप इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आपके काम के हैं, ये आपके लिए अवेलेबल है। 40,204 ये यहाँ पे आ गए। और उस वाले में क्या ये आ रहे हैं 40,204? नहीं। अगर आप इसमें आके ये यम की कमांड चलाएंगे तो क्या इसमें ये आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि इसमें रेपोजिटरी एक है, यम रेपो LIST लिस्ट, इसमें एक ही रेपोजिटरी है। 26,000 आरपीएम आ रहे होंगे, उस पर आपके पास ज्यादा चॉइस है, आप उस पर ज्यादा पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। 26,000 आ रहे हैं। अगर वो आरपीएम या वो कॉपी करके मैं फाइल यहाँ पे डाल दूं, वो जो EPL की रेपोजिटरी की फाइल है मैं वहां से कॉपी करूं और यहाँ डाल दूं तो यहाँ पे भी वही आ जाएंगे। वहां पे यहाँ पे आरपीएम इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ वहां से वो उठाऊं और यहाँ डाल दूं। एक बात मेरे जहन में आई, मैंने कहा वो मैं आपको दिखा के बस अपनी बात खत्म कर देता हूं। इन्होंने पूछा सर ये जो आपने आरपीएम इंस्टॉल किया था क्या ये इसने 2 ही फाइल रखी हैं? मैंने कहा नहीं, RPM-QL जब मैंने EPL की रिलीज वाला पैकेज इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने से मेरे सिस्टम में कहां कहां तुमने कौन कौन सी फाइल रखी थी वो बता दो मुझे। उसने कहा ये लो। जब तुमने मुझे इंस्टॉल करने के लिए कहा ना, मैं जो पैकेज आरपीएम का बना हुआ हूं तो मैं आपके सिस्टम में यहां पे repos.d में EPL टेस्टिंग की रेपो की फाइल रखी, यहां पे ये वाली फाइल रखी, आरपीएम की GPG की रखी, EPL की रखी, सिस्टम डी के अंदर EPL का एक रूल बनाया सिस्टम डी में, और जनाब मैंने डॉक के अंदर EPL के 2 डॉक्यूमेंट भी रखे। अगर आप मैन करना चाहो, EPL के बारे में देखना चाहो तो वो क्या है, एक फाइल यहाँ रखी, एक फाइल यहाँ रखी, एक फाइल यहाँ रखी, बोला यहाँ पे सारी चीजें रखी। ये उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, बोला ये सब मैंने रखी है। RPM-QL का मतलब होता है आपने सिस्टम में कोई भी पैकेज इंस्टॉल किया और आप देखना चाहते हो कि इसने सिस्टम में कहां कहां कौन कौन सी फाइल रखी है, इससे आप देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा कोई ऑप्शन मुझे नहीं पता कि होता हो कि आपने MS ऑफिस इंस्टॉल कर लिया और आप देखना चाहो कि MS ऑफिस ने फाइलें कहां का रखी हैं, तो आपको पता नहीं चलता। रजिस्ट्री में बेस करता है, ज़्यादा नहीं।